NaCl की बात कर रहे थे अपन लास्ट टाइम। अब इस बार अपन बात करेंगे दैट इज अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड H plus ion, तो we know that what will be the right, अगर हम H plus ion के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो what will be the reaction, we know that। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, उसमें अपन एप्लीकेशंस देख रहे थे राइट ना, अभी भी अपन एप्लीकेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम उसी को कंटिन्यू करते हैं। दैट इज कि भाई अगर मैंने आपसे कहा कि दैट इज एग्जांपल है, उसमें नंबर्स आप अज्यूम कर लेना जो भी नंबर रहा होगा लास्ट टाइम, तो इट विल बी ऑलमोस्ट 5 या 6 रहा होगा ऐसे। तो आई जस्ट राइट दैट आज के एप्लीकेशन के लिए ए लिख लेता हूं मैं। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वो तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब देखो अगर डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वी नो दैट कि भाई सॉल्यूशन में आप डाइल्यूट H2SO4 लिखोगे तो इसको एनोड बांधते हैं, इसको कैथोड बांध लेते हैं। ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है ना। तो इसमें H प्लस आइन है, इसमें वाटर है और इसमें सल्फेट आइन है। हम सबको पता है H प्लस आइन डिपॉजिट होगा इस पे, मतलब कैथोड रिएक्शन भी होता है। सो द कैथोड रिएक्शन विल बी दैट इज कैथोड रिएक्शन में twice of H plus ion will gain electron and get converted into H2. That will be the cathode reaction. तो अपन एनोड रिएक्शन की बात कर लेते हैं भाई। एनोड रिएक्शन क्या होगा, तो अपन कहेंगे एनोड रिएक्शन विल बी दैट इज, अब हमें सल्फेट और वाटर में पहले जैसे हमने H प्लस आइन और वाटर में कंपेयर किया ना, तो H प्लस आइन इज 0, H plus ion is 0, whereas H plus ion is 0, whereas H2O is minus 0.85. So we know that है, अपन को पता है क्या लिखा था आपने। अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो विल राइट दैट वाटर और सल्फेट में वाटर का SOP वैल्यू ज्यादा होता है, तो वाटर का रिएक्शन होगा। H2O will react to convert into the twice of OH minus ion in the solution plus half O2 लिखेंगे, that is twice of H2O. So the overall cell reaction will be, overall reaction जो अपन लिखेंगे twice of H2, ये तो अपन ने twice of OH minus ion लिखा और O2 लिबरेट किया अपन ने, तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं twice of OH minus ion, तो 2 OH माइनस आइन हो गए, तो व्हाट विल लिबरेट, मतलब दैट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी गॉट द प्रोडक्ट लाइक दिस। ये अपने पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो विल राइट दैट इसमें O2 लिबरेट होगा एनोड पे और इस पे H2 लिबरेट होगा कैथोड। दिस वाज द सेल रिएक्शन। अब अपन पहले एक बार सेल रिएक्शन लिखते हैं कंप्लीट, ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन प्लस ट्वाइस ऑफ H2, we'll take that H2 plus twice of OH minus ion plus O2. अब अगर मैं आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिबरेटेड बताऊं, यू नो दैट व्हाट विल हैपन, जितना वॉल्यूम इस पे लिबरेट होगा उतना ही वॉल्यूम इस पे लिबरेट होगा, बिकॉज जितने मोल्स इधर हाइड्रोजन के होंगे उतने ही मोल्स O2 के होंगे, जितना मोल्स हाइड्रोजन इधर कैथोड में लिबरेट होगा उतना ही मोल्स O2 यहां लिबरेट होगा। अगर हाइड्रोजन 5.6 लीटर है STP पे लिबरेट हुआ तो इधर भी 5.6 लीटर O2 लिबरेट होगा एट STP। नाउ वी कैन से दैट, तो अब वॉल्यूम के बारे में तो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड, सो नो नीड टू डिस्कस अगेन, बट वी कैन डिस्कस द pH of the solution. What will be the pH of the solution? इनिशियली अगर मुझे कोई pH गिवन है तो ठीक है, विल से दैट भाई H2SO4 का pH बता दो आप कितना था, सोल्यूशन का pH जो आपने पहले ले रखा था, तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन पता चल जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन कितना है।
बाद में कितने टाइम के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया मैं कैलकुलेट कर लूंगा, बिकॉज आई नो दैट W by E is equal to Q by 96500। अगर मुझे पहले से आपने बताया कि कितने इक्विवेलेंट्स H प्लस आइन है सोल्यूशन में, सपोज कर लेते हैं इनिशियली मैंने pH ले लिया 3, तो H प्लस आइन विल बी इक्वल टू 10 की पावर -3। दीज आर इनिशियल H प्लस आइन, और H प्लस आइन का एन फैक्टर क्या होगा? 1 पॉजिटिव चार्ज है ना। आई एम नॉट राइटिंग H2SO4, H2SO4 जितना होगा तो H प्लस आइन तो उसका डबल हो जाएगा। आपने सीधा pH दिया ना, आपने H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी दिया। अगर आप H2 का मोलरिटी देते तो H2SO4 का मोलरिटी देते तो मैं डबल कर देता उसको, क्योंकि वो ट्वाइस H प्लस आइन देगा। अभी तो आपने pH दिया हुआ है, मतलब टोटल H प्लस आइन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो H प्लस आइन का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है, एन फैक्टर ऑफ H प्लस आइन इज 1, टोटल H प्लस आइन मेरे पास है। अगर आप मुझे यह बता दो कि कितनी देर के लिए आपने कितना करंट पास किया है, तो मैं ये बता दूंगा कि चार्ज आपने कितना पास किया तो कितने इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आइन यूज हो गए, कितने इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आइन डिपॉजिट हो गए। तो बचे हुए H प्लस आइन कैलकुलेट कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि इससे मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस आइन दैट विल बी डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड टू लिबरेट द H2 गैस। मैं बता दूंगा भाई, अगर आप कहोगे 2 मोल्स चार्ज पास किया 2 फैराडे, तो मुझे पता है आप 1 मोल H2 लिबरेट होगा, मतलब 2 मोल्स H प्लस आइन यूज हो गए। तो अगर मैंने आपसे कहा मैंने यहां पर चार्ज जो पास किया, सपोज करते हैं कि मैंने 2 एम्पियर का चार्ज 60 सेकंड्स के लिए पास किया, ठीक, ऑलराइट, 2 into 60। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको दिया 60 सेकंड्स के लिए मैंने 2 एम्पियर का चार्ज पास किया। आप क्या कहोगे, अच्छा इतना चार्ज पास किया तो कितने इक्विवेलेंट H प्लस आइन यूज हो गए? ये लो भाई, इतना, देयरफॉर इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आइन यूज्ड विल बी इक्वल टू कितना, 60 into 2 डिवाइडेड बाय 965। लो भाई, इतना यूज हो गया। अभी था कितना, 10 की पावर -3, इतना यूज हो गया, उससे माइनस करो। बचा हुआ डिफरेंस वापस बता देना, H प्लस आइन तो pH बता देना कितना बचा हुआ है। तो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस इसको एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ना ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नहीं तो समटाइम व्हाट विल हैपन, अगर ये नेगेटिव आया तो अपन को लगेगा ये कैसे पॉसिबल है। एक मिनट रुकना है, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, क्योंकि मुझे जो, ठीक है अपन यहीं पे चेक कर लेते हैं ना, ये वैल्यूज 10 की पावर -4 से -3 से छोटा आना चाहिए, तो 10 की पावर -3 कॉन्सेंट्रेशन तो है ही। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 12 by 9.6 मतलब 12 by 10 के आसपास आएगा। तो 1.2 into 12 by 10 के पास, ये 10,000 के आसपास ले रहा हूं। 10,000 मींस 10 की पावर 4, सो 1.2 into 10 की पावर -3 आएगा, मतलब ये तो बड़ा आ जाएगा, तो अपन को तो और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको 6 सेकंड्स कर देते हैं, तो ये और हो जाएगा ऐसे। तो अब अपन कर देते हैं 10,000, तो 12 by 9.6 into 10 की पावर 4 -4, तो ये आ जाएगा अपने पास ऑलमोस्ट 10 आएगा, तो 1.3 या 1.4 into 10 की पावर -4। लो भाई, इतना H प्लस आइन यूज हो गया, तो बचा कितना, फाइनली इतना था, इतना यूज हो गया, तो बाकी बच गया। तो बचे हुए H प्लस आइन को माइनस लॉग लेके आप pH बता दो। समझ में आया? अब कोई अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है, पर उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एनोड रिएक्शन कैसे हुआ? हाँ, ये है तो एनोड रिएक्शन लिखा तो है, H2O का रिएक्शन। भाई इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? H2O का, तो वहां इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, लिखा अपन ने, बताया तो है इतने बार।
भाई एनोड रिएक्शन में ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन होगा। ये तो क्या है अपने पास? अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो ये तो गलत लिखा हुआ है। रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा, कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने। H प्लस आइन रिएक्शन के लिए दिमाग में वही चल रहा था, मुझे H प्लस आइन तब बताना पड़ेगा। ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन प्लस हाफ O2। हाँ, अभी बैलेंस है तो H प्लस आइन तो कैंसिल हो जाएगा। तो H प्लस आइन कैंसिल होगा तो H2O गिव्स यू हाफ O2 प्लस H2 अपना आंसर आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अब पीएच में कोई चेंज ही नहीं आएगा, फिर तो अपना कंसेप्ट बेकार होगा, अपन को लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। पीएच रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जितना H प्लस आइन आया उतना ही, जितना H प्लस आइन निकलेगा उतना ही H प्लस आइन आ भी जाएगा, मतलब H प्लस आइन विल रिमेन कांस्टेंट। सल्फेट आइन रिमेन, जितना H प्लस आइन यहाँ यूज हो रहा है ना H2SO4 से, जितना H प्लस आइन H2SO4 से यूज हो रहा है उतना ही H प्लस आइन बन भी जा रहा है। ये लिखा ना अपन ने रिएक्शन, तो फिर कोई चेंज नहीं। अगर चेंज होता तो पीएच बता देते, कंसेप्ट तो वही होगा जो मैंने बताया आपको। समझ में आया? ठीक है। और पीएच अगर गिवन है तो वो 2 से मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करते हैं। एनोड एनोड रिएक्शन अनबैलेंस है अभी भी, देख लेता हूं। नहीं, अभी तो बैलेंस है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस है। H प्लस आइन नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा भाई? H प्लस आइन जितना निकलेगा उतना ही, जितना H प्लस आइन डिपॉजिट होगा उतना ही H प्लस आइन वाटर से बनता जाएगा, क्योंकि वाटर का रिएक्शन अगर होगा तो ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन बनाएगा और O2 लिबरेट होगा, तो सोल्यूशन में क्या होगा? H प्लस आइन बनता जाएगा। ठीक है, तो अपन तो यहां से चेक करेंगे ना कि जितने मोल्स H प्लस आइन के यहाँ यूज हो रहे हैं उतने ही मोल्स बन जा रहे हैं H प्लस आइन के। तो यहां पर H2 निकला ये, और ये बताइए बैलेंस रिएक्शन, दैट इज। तो अब मुझे वापस कुछ ऐसे देखना पड़ेगा जिसमें अपन को पीएच भी चेंज मिल जाए। मिलेगा, मिलेगा, पीएच चेंज भी मिलेगा, दूसरे कंसेप्ट में, दूसरे उसमें मिलेगा अपन को। वैसे रिएक्शन वो भी मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो चेंज ही नहीं आ रहा था। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं अपन, बी कंसेप्ट की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अगर मान लो मेरे पास, मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया ऐसे, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, कुछ और भी लिखो, क्या आप एक और बार कर सकते हैं? मेरा नेट चालू, भाई ये ना करना कि मतलब मेरा नेट चला गया था और ये सब, है ना। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप बता देना मुझे, है ना। वैसे भी उसमें कुछ हुआ ही नहीं था, तो पहले वाले में कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हम देखते हैं ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब अगर मान लो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात करते हैं अपन, और मुझसे कहा गया कि या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा हो, या फिर क्या लिखा होना चाहिए अपन को? या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा होना चाहिए, या फिर हाई करंट डेंसिटी, या 50% H2SO4 लिखा है तभी वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सो ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, द H2 liberated at cathode is 10 liters, and the O2 liberated at anode is 2.8 liters at ST। ये मुझे क्या करें? कैलकुलेट the mass of, calculate the mass of H2S2O8 formed in the reaction, electrolysis। ये बिल्कुल
इसमें कोई अपन को चार्ज नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है। अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन ये सोचेंगे, ठीक है आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, मान लिया मैंने। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में तो आपने ये कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन गिवन हो तो आप एनोड और कैथोड के रिएक्शन, आयंस के रिएक्शन ही लिखोगे इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है। तो अपन कहेंगे भाई देखो एनोड रिएक्शन, पहले कैथोड लिखना था अपन को, आंसर लिखना था, तो पहले कैथोड रिएक्शन, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए कहा था मैंने कि आप पहले इलेक्ट्रॉन रिएक्शन ही लिखा करो। अगेन देयर इज H प्लस आइन, सो विल राइट दैट, जैसे प्रीवियस केस में लिखा था अपन ने, ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्ट इनटू H2, ये बना था। और एनोड रिएक्शन, तो एनोड रिएक्शन तो आयंस का ही होगा, आपने पहले बताया था भाई, अगर या तो कॉन्सेंट्रेटेड, अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एक्वस भी लिखो, एक्वस NaCl भी लिखोगे कॉन्सेंट्रेटेड, तो भी मैं सोडियम आयन और Cl माइनस आयन का ही रिएक्शन करूंगा, वो आपने पहले बताया। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर सल्फेट का रिएक्शन करना है, और हम सबको पता है कि जब हम सल्फेट का रिएक्शन करेंगे तो बाकी सारे के सारे ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीजन में। सिर्फ सल्फेट होता है जो कन्वर्ट होता है पर सल्फेट, पर ऑक्साइड बनाता है। ये तो हो गया अपना सल्फेट। तो ये सेल रिएक्शन हो गया अपने पास। तो इसमें सेल रिएक्शन पर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन प्लस ट्वाइस ऑफ सल्फेट आइन विल गेट कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ दैट इज H2 प्लस H2O8 2 नेगेटिव, और 2 H2SO4 यूज किए होंगे आपने, 2 H प्लस आइन का रिएक्शन हो गया तो 2 H प्लस आइन इसको पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड जैसे बना दे रहा होगा, तो ये डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन जा रहा होगा क्योंकि 2 H2SO4 यूज कर रहे हो, ठीक है भाई। तो रिएक्शन में आपने कहा कि यहां पर रिएक्शन हो रहा है और H2 लिबरेट कर रहा है, और सल्फेट का रिएक्शन होकर पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, लेकिन आपने तो कहा ऑक्सीजन भी लिबरेट हो रहा है भाई, आपने कहा कि ऑक्सीजन भी लिबरेट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इससे अपन ये अज्यूम करेंगे कि भाई पहले तो अपन ये चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो इक्विवेलेंट्स हैं क्या वो बराबर हैं। भाई हमें एक बात पता है, जितने इक्विवेलेंट यहां पर एक्सचेंज होंगे H2, उतना ही इक्विवेलेंट यहां भी एक्सचेंज होना चाहिए। और इस पे तो किसका रिएक्शन होगा भाई, अगर O2 लिबरेट हो सकता है तो O2 मतलब ऑक्सीजन लिबरेट एनोड पे ही हो सकता है, कैथोड पे कभी नहीं हो सकता। तो अपन कहेंगे पहले तो ये देखते हैं, क्योंकि जितने इक्विवेलेंट यहां एक्सचेंज हुए उतने इक्विवेलेंट्स यहां होने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, पहले लिखते हैं अपन इक्विवेलेंट ऑफ H2। मेरे पास आया इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 विल बी इक्वल टू, मोल्स ऑफ H2 कितना है 10 डिवाइडेड बाय 22.4, H2 का n फैक्टर कितना है 2, ये इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 है। इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 कितना होगा, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू, O2 का मोल्स कितना है 2.8 डिवाइड बाय 22.4, किसी का भी वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 इज इट्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय O2 का n फैक्टर। आई गॉट दिस। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये दोनों वैल्यूज इक्वल तो नहीं है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल तो नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट सेम नहीं है। तो फिर अपन ये अज्यूम कर लेंगे कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जितना इक्विवेलेंट इस इलेक्ट्रोड पे एक्सचेंज होगा उतना इक्विवेलेंट इस इलेक्ट्रोड पे एक्सचेंज होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट्स जो होगा ना, क्योंकि पर सल्फेट अपन ने रिएक्शन कहां लिखा, एनोड पे, तो एनोड पे दो टाइप के रिएक्शन हो रहे होंगे। एक कौन सा, हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए बस, लेकिन आपने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये भी लिबरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि हम क्या अज्यूम करेंगे कि एनोड पे जो रिएक्शन हो रहे हैं वो दो टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक तो सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है जो ये बना रहा है पर सल्फेट, और दूसरा रिएक्शन हो रहा है वाटर का जिससे कि O2 लिबरेट हो रहा है। क्यों,
क्योंकि जितने इक्विवेलेंट कैथोड पे एक्सचेंज होंगे उतने ही इक्विवेलेंट कहां पर होना चाहिए, एनोड पे। तो एनोड पे क्या होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई एनोड पे तो सिर्फ इक्विवेलेंट्स होंगे H2 के, एंड दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स एट कैथोड। और कैथोड पे क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 क्योंकि आपने दे रखा है, प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O8 2 नेगेटिव, ये बन रहा है। क्योंकि यहां पर एनोड पे जो रिएक्शन होगा दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो ऑक्सीडेशन होना तो चाहिए था हमारे हिसाब से सिर्फ इसका, लेकिन O2 भी आपने दे रखा है, इसका मतलब है इसके साथ साथ इसका भी रिएक्शन हो रहा है। हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए था भाई, जितने इक्विवेलेंट H2 लिबरेट करे उतने इक्विवेलेंट पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन जाए, लेकिन आपने ऑक्सीजन भी दे रखा है, इसका मतलब है कि सल्फेट का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये भी 2.8 भी हो रहा है। अगर मैं कहूं कि भाई सल्फेट का रिएक्शन नहीं हो रहा तो फिर दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर आने चाहिए थे, तो मैं बोल देता जितने इक्विवेलेंट H2 का रिएक्शन हुआ कैथोड पे उतने इक्विवेलेंट एनोड पे ऑक्सीजन का रिएक्शन लिबरेट हो गया। अभी आपने कहा कि इसके इक्विवेलेंट ज्यादा है इसके इक्विवेलेंट कम है, तो इसका मतलब है कोई और रिएक्शन भी हो रहा है, वो कौन सा है, पर डाइसल्फाइड गैस। ठीक है भाई, इसके इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 10/22.4 इसके मोल्स हैं, इसका n फैक्टर 2 है, इसके लिए 2.8 डिवाइडेड बाय 22.4 इसके मोल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 इसके इक्विवेलेंट्स हैं, और ये आ गया अपने पास x, तो इसके इक्विवेलेंट्स आ गए। इसके इक्विवेलेंट्स आ गए तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, x will be equal to that is number of equivalents of H2O8 will be equal to per disulfuric acid. So equivalent of H2O8 will be 2 negative will be equal to कितना 20 divided by 22.4 minus that is 5.6 और 11.2 divided by 22.4, ये आ गया आपके पास x का वैल्यू। अगर ये x का वैल्यू आया है तो ये इसके इक्विवेलेंट्स हैं, और आपने पूछा क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ H2S2O8। हाँ, तो जितना H2S2O8 होगा उतना ही H2S2O8 होगा, जितना इसका मास होगा जितने इसके इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स H2S2O8 के होंगे। तो चलो कैलकुलेट करके बता देते हैं भाई, मास ऑफ H2S2O8 इसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, सो विल राइट दैट 20 डिवाइडेड बाय 22.4 माइनस दिस विल बी 0.5, ऐसे कर देते हैं भाई, 1/2 आ जाएगा वो, तो दैट विल बी इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके इक्विवेलेंट वेट से, क्योंकि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो अपन कहेंगे 96 और 96 तो 194 डिवाइड बाय 2 उसका इनफैक्ट, तो ये मास आ गया अपने पास। यहां पर अपन ने लिखा जितने इक्विवेलेंट भाई H2S2O8 में क्या होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ H प्लस साइन होगा और H2O8 होगा 2 नेगेटिव, तो जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने इक्विवेलेंट इसके होंगे, अपन ने लिख लिया भाई। सो जितने इक्विवेलेंट इसके हैं उतने इक्विवेलेंट इसके होंगे। अब इसका मास पूछा है तो इसके इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अपन को पता है n फैक्टर ऑफ H2 is equal to 2, O2 is equal to 4 और H2S2O8, तो ये तो पैराडाइज सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो इसका n फैक्टर 2 है, इसलिए मैंने उसको इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये अपना क्वेश्चन हो जाए, दैट इज हाउ वी कैन डू। तो अपन ऐसे बता सकते हैं इसको, तो अपन क्या करेंगे, H2S2O8 का अपन ने क्या कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट किया था। तो ऐसे अपन को क्या करना चाहिए, जब भी अपन को कोई रिएक्शन गिवन हो H2SO4 वगैरह का, तो अपन को क्या कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि भाई यहाँ पर H2 आना चाहिए, यहाँ पर O2 आना चाहिए, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए। अगर दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर नहीं है इसका मतलब कुछ और भी रिएक्शन हुआ है। तो कुछ और भी रिएक्शन क्या हो सकता है, तो अपन कहेंगे भाई ये बताओ आप क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया था, तो अपन चेक कर लेंगे। अगर आपने H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट लिया है मतलब इसमें H प्लस आइन है और सल्फेट आइन भी है, तो फिर सल्फेट आइन का रिएक्शन हो सकता है अगर
इसका रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ये कॉन्सेंट्रेटेड गिवन हो, नहीं तो नहीं। अभी आपने इसका 10 लीटर दे रखा था और इसका 2.8 लीटर दे रखा था, मैंने दोनों के इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लिए। मैंने चेक किया भाई ये दोनों बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, ये ज्यादा था इससे। इसका मतलब है इन दोनों में जितना डिफरेंस होगा ना ये कम है ना, तो इसको इसके बराबर होना चाहिए ना। इसके बराबर इसको कैसे करेंगे, इसमें सल्फेट का भी रिएक्शन कर पाएंगे, दैट इज द कंसेप्ट। तो पहले लिख लिया इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज द मैक्सिमम इक्विवेलेंट्स जो लिबरेट हो सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि भाई सल्फेट से कितना पर डाइसल्फाइड एसिड बना। हो गया, यही क्वेश्चन था, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, राइट। तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर कुछ और भी गिवन है तो पक्का वो H2SO, क्योंकि H2SO4 में ही ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। बस दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। मान लो मेरे पास गिवन है, मुझे मैंने आपसे कहा तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NiSO4। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ना एक वेसल में ऐसे ले, ठीक है, aqueous Na2SO4 है, Na पॉजिटिव भी है, SO4 भी है और aqueous है तो वाटर भी है। भाई आपको हर बार रिवाइज करके आना चाहिए, एक बात ध्यान रखना, मतलब ऐसे नहीं करना कि चलो चलते हैं सर पढ़ाते रहेंगे और अपन मतलब आराम से सुनेंगे और सर का काम है बोलते रहेंगे और बढ़िया हाँ हाँ अच्छा लगा बढ़िया मजा आ गया और बोलेंगे एक बार और कव्वाली, है ना। तो ऐसे नहीं करेंगे, अपन को रिवाइज करके आना पड़ेगा, रिवीजन के बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अब आप ये बताओ करना क्या है, तो अपन कहेंगे एक बात है मेरी मर्जी, मैंने ना इसको t सेकेंड्स के लिए I करंट एम्पियर पास करने वाला हूं मैं, और मेरे पास गिवन है कि इसमें ना 200 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2SO4 है, NiSO4 2 क्यों, उसको +2 चार्ज ही ले लेते हैं, ये है मेरे पास। अब मैंने तुमसे कहा अच्छा ये है आपके पास, तुम क्या कहोगे सर मेरे पास इतना इक्विवेलेंट Na2SO4 है, इक्विवेलेंट्स ऑफ NiSO4 कितना है 20 इंटू 0.1 200 इंटू 0.1 है, क्योंकि ये वॉल्यूम इंटू मोलारिटी है, इंटू मोलारिटी डिवाइड बाय 1000 इज नंबर ऑफ मोल्स, सबको पता है अपन को, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, सॉल्ट है ना +2, लो भाई ये इसके इक्विवेलेंट्स आ गए। अब बताओ क्या करना है, अपन क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मेरे पास आ गए कितने, दैट इज 40 बाय, अपन लिख लेते हैं, चलो भाई ये कैंसिल कर दिया और ये आ गया अपने पास 40 बाय 100 है, ये कैंसिल करके उसको 40 लिखते हैं, इधर 4 कर देते हैं और 4 बाय 100 है तो 0.04 आ गया, ये आ गया। अब मैंने तुमसे कहा देखो भाई मैंने यहां पर सपोज करते हैं कि मैंने यहां पर ना 12 एम्पियर ऑफ करंट, एम्पियर ऑफ करंट 12 के लिए एक छोटा नंबर ले लेते हैं, 2 एम्पियर ऑफ करंट, हमें क्या फर्क पड़ता है, अब कंसेप्ट बता दो बस। मैंने ना इतना एम्पियर ऑफ करंट सपोज 20 सेकेंड के लिए पास किया, तो अपन कहेंगे ठीक है मुझे ये पता चल जाएगा कि इतना चार्ज से कितना Na डिपॉजिट होगा, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपन कहेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ Na डिपॉजिटेड, ऑफ Na डिपॉजिटेड कैसे पता चलेगा, तो अपन कहेंगे आपने बता तो रखा है इक्विवेलेंट्स और चार्ज का कैसे रिलेशन होता है, कैसे होता है, तो अपन लिखते हैं ना W by E is equal to Q by 96500, भाई आपने Q मुझे दे रखा है I into T, तो मैं डिवाइड बाय 96500 से बता दूंगा ना कि इतना चार्ज पास करोगे तो कितना इक्विवेलेंट Na2SO4 या Na कितना डिपॉजिट होगा, क्योंकि जितना Na डिपॉजिट होगा उतना ही तो इसमें भी रिएक्शन होगा, जितना चार्ज यहां पास करोगे उतना चार्ज यहां पास करोगे, तो ठीक है भाई Na डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू
Q कितना है, दैट इज 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 96500. तो देयरफॉर इक्विवेलेंस ऑफ Ni रिमेन इन द सोल्यूशन. तो अपन कहेंगे रिमेन इन द सोल्यूशन. भाई था कितना ये, बचा कितना ये, दोनों कैलकुलेट कर लो. तो अपन कहेंगे रिमेन इन द सोल्यूशन. लो भाई आ गया 0.04 माइनस दैट विल बी इक्वल टू 20, दैट इज 40 बाय 96500. ये लो भाई आ गया अपने पास, कैंसिल हो गया. बाकी अपन कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये Ni जो है वो डिपॉजिटेड और Ni2SO4 भी हो, NiSO4 भी हो जाएगा. भाई इतना बचा हुआ है सोल्यूशन. तो अपन कहेंगे भाई देखो यहां पर ना NiSO4 था, तो Ni इतना चार्ज इतने टाइम के लिए पास किया तो कितना यूज हो गया, इतना यूज हो गया. तो जितना Ni यूज होगा उतना ही वाटर का भी रिएक्शन होगा. भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट और वाटर में से किसका ज्यादा है, वाटर का, तो O2 लिबरेट होगा. अब आपने ये थोड़ी पूछा कि कैथोड एनोड रिएक्शन बता दो, वो तो हमें पहले से पता है. कैथोड पे निकल का रिएक्शन होगा और एनोड पे H2O का रिएक्शन होगा, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अब मुझसे कहा गया अच्छा आप ये बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस Ni2SO4. मैंने Ni2SO4 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NiSO4 है मेरे पास, उसमें इतने टाइम के लिए इतना चार्ज पास किया. तो बताओ NiSO4 का कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है सोल्यूशन. ठीक है, पानी का तो कुछ नहीं किया ना आपने, वो तो 200 ml ही रहेगा ना. तो इक्विवेलेंट्स आ गए मेरे पास NiSO4 के. सो NiSO4 के इक्विवेलेंट्स आ गए मेरे पास. भाई ये NiSO4 के इक्विवेलेंट्स है. तो NiSO4 के इक्विवेलेंट्स हैं तो मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं. मोल्स ऑफ NiSO4 कितना हो जाएगा, एन फैक्टर अपन को पता है, हाँ? तो होता है. तो फिर जब मोल्स में वापस कन्वर्ट करना था तो कन्वर्ट क्यों किया इक्विवेलेंट्स में, क्योंकि ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट्स में है ना, इसलिए अपन को हमेशा इक्विवेलेंट्स में कैलकुलेशन करने हैं. राइट, उसको अपन को ऐसे इक्विवेलेंट्स में ही कैलकुलेट करना होगा. राइट, तो अपन क्या करेंगे भाई, मोल्स कितने हो गए, तो अपन कहेंगे 0.04 माइनस 4/965 दैट इज 0. ये आ गया. तो ये तो इक्विवेलेंट्स थे, अभी आपने लिखा, तो मोल्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपको मोल्स चाहिए है और इक्विवेलेंट्स गिवन थे 1/2. ये लो भाई इसके मोल्स हो गए. तो अब मोल्स को इक्वेट कर देते हैं. कैसे इक्वेट करें, तो अपन कहेंगे देयरफॉर ये वाला पार्ट जो है 0.04 माइनस 4/96500 इंटू 1/2, ये मोल्स है अपने पास आफ्टर द रिएक्शन सेल में. बताना क्या है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000. वॉल्यूम तो 200 ml ही रहेगा. ये पूछा है आपने M2, मोलारिटी पूछा आपने, बता देता हूं मोलारिटी कितनी है. तो मैंने क्वेश्चन क्या बनाया, मेरे पास Ni2SO4 सॉल्यूशन है 200 ml 0.1 मोलर. अगर इसमें मैं चार्ज पास करूंगा तो बताओ आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ NiSO4 लेफ्ट इन द सॉल्यूशन. ओके, बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. किसी को डाउट है तो बताओ. एवरीबॉडी गॉट इट. तो मोलारिटी आ गया अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इस टाइप से भी अपने पास कंसेप्ट होगा. अब दूसरा कंसेप्ट चेक करते हैं. ठीक है भाई, दूसरा कंसेप्ट होगा मेरे पास. अब इसमें क्वेश्चन लिखूंगा इसको, मतलब जो मैंने करवाया यहां पर भाई, उसमें क्या गिवन सॉल्यूशन था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ये अपने पास सॉल्यूशन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NiSO4 आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस. वो अपन ने लिखा भाई, दिस इज द कंसंट्रेशन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस. वो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे. मैंने आपको कंसेप्ट बताया. ठीक है, दूसरा चेक करते हैं. अब इसमें एक और टाइप से क्वेश्चन अपन बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा अपन बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं जाएंगे, अपन थोड़ा सा लिमिट रखते हैं और फिर जरूरत पड़ेगी तभी अपन वो ऐसे डिस्कस करेंगे. अब मान लो अपन को गिवन है ऐसे,
मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ना ऐसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें ना मैंने मरकरी कैथोड बना रखा है, कैथोड, और मैं चाहता हूं कि इसमें मरकरी कैथोड है, इसमें एक्वस NaCl का मतलब H2O और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। ठीक है, मरकरी कैथोड का मास मुझे गिवन है। सपोज तुमने क्या बोली, इसमें ये मरकरी जो है कैथोड इट इज 10 ग्राम। ठीक है, तो इसका मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, आई मुझे 2 एम्पियर के, अब वो कोई भी वैल्यू दे रखा है, मैं तो छोटा सा वैल्यू लिख लेता हूं, इसलिए अपन ऐसे करते हैं। और टी मुझसे पूछने वाले आप, ठीक है भाई, अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि बताओ कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए। हमको पता है इसमें कि मरकरी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं उनका अमलगम फॉर्मेशन का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है, मैंने आपको लास्ट पॉइंट में लिखवाया था। मैं चाहता हूं कि सोडियम जो है वो इस पे डिपॉजिट हो, तो ये सोडियम अमलगम बनाएगा, फॉर्म्स सोडियम अमलगम। क्या बनाएगा? सोडियम अमलगम बनाएगा। अब मैं चाहता हूं इसमें कि कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द 2 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड सो दैट द सोडियम अमलगम इज 88% बाय मास। या अपन सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम अमलगम में सोडियम 12% बाय मास हो जाएगा। ठीक है, मैं उसको वर्ड्स में लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कैलकुलेट द टाइम for which 2 ampere of current is passed so that 12% by mass of NaHg is formed। अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, इसका मास में ना वो 10 और क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो उनको वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 10 भी ले लो, 5 ले लो, जो मर्जी चाहे ले लो, 2 ग्राम ले लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा अमलगम का। आप तो कंसेप्ट पूछो हमसे क्या करना है, अपन क्या करेगा आंसर में। ठीक है भाई, टी कैलकुलेट करना है ना, वेट वगैरह इक्विवेलेंट वेट वगैरह तो अपन को पता होता है, चलो देखते हैं क्या करना है। आंसर अपन कहेंगे आप चाहते हो कि इसमें ना ये अमलगम जो बने उसमें 12% बाय मास क्या रहे? सोडियम। ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि that is 88 gram of mercury when must have 12 gram of sodium। ठीक है भाई, अब यही तो चाहते हैं कि इसका 12 ग्राम है तो इसका 88 ग्राम हो, यही तो हो गया 12% बाय मास। तो अपन कहेंगे भाई अपने इलेक्ट्रोड कितना ले, 10 ग्राम ना, चलो 10 ग्राम में देख लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ मर्करी मस्ट हैव 12 by 88 multiplied by 10, इतना ग्राम ऑफ सोडियम। अपन कहेंगे हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आपको इतना ग्राम सोडियम चाहिए ना, ले लेंगे, उसमें क्या है भाई। इतना ग्राम सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए 2 एम्पियर का करंट कितनी देर के लिए पास करना है, हो गया, ये लो W by E इज इक्वल टू Q by 96500। W कितना ग्राम चाहिए सोडियम, इतना ग्राम चाहिए सोडियम, भाई उसी का तो इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो सोडियम मुझे चाहिए 12 by 88 मल्टीप्लाई बाय 10, इतना तो ग्राम चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा सोडियम का? 23 by 1। 1 क्यों? क्योंकि सोडियम का एन फैक्टर 1 होता है ना।
ठीक है भाई, Q को क्या लिखे, 2 एम्पियर इंटू t इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 96500। लो भाई, इतनी देर के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो इतना ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा 10 ग्राम में, और इतना ग्राम अगर 10 ग्राम में प्रेजेंट होगा तो दैट विल बी द मास व्हिच इज प्रेजेंट इन अमलगम फॉर 12% बाय मास ऑफ सोडियम अमलगम। ठीक है भाई, हो गया, आगे अपने पास तो ऐसे भी क्वेश्चन। अब हमारी मर्जी, मैं जिंक लिखूं, मेरी मर्जी, मैं तो मतलब मैग्नीशियम लिखूंगा। हाँ, मैग्नीशियम लिखोगे तो एन फैक्टर उसके हिसाब से ले लेंगे जो आप दोगे। तो इस टाइप से भी कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये भी एक एप्लीकेशन है उसका। मैं आपको देखो बिल्कुल सारे कंसेप्ट बता रहा हूं जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अपन को इसके अलावा कोई मतलब वो नहीं ले सकते कि और बताओ कोई और कंसेप्ट आ सकता है, आ ही नहीं सकता इसके अलावा। भाई सारे कंसेप्ट तो आपने बना दिए, इसलिए मैंने पहले आपको सारे रिएक्शन बता दिए। अब अपन मान लो कोई ऐसे कहते हैं, अपन से कहा गया कि भाई जैसे मैंने लिखा था कि W by E is equal to होता है Q by 96500। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने आपसे लिखा W will be equal to E by 96500 मल्टीप्लाई बाय I into T। ये भी अपन को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। W is a weight in gram of a substance which has to be deposited on the electrode। तो मैं W को ऐसे भी लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो ये तो आपने पहले ही बताया था, बताने की जरूरत क्या है, I into T। मैं वॉल्यूम को ऐसे भी लिख सकता हूं, डेंसिटी विल बी इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। तो ये भी आपने पहले बताया था, दैट इज इक्वल टू E by 96500 इंटू I into T। तो ये डेंसिटी ऑफ मेटल है, ये एरिया ऑफ ऑर्नामेंट है, ये थिकनेस ऑफ लेयर है, कितना थिकनेस का लेयर अपन को डिपॉजिट करना है। ये करंट और टाइम इन सेकंड्स वो अपन को ऑलरेडी पता है। इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ये मेटल जिसको डिपॉजिट करना। तो इसमें अपन से और क्या पूछ सकते हैं, मतलब भाई ऑर्नामेंट है, उसका एरिया कैलकुलेट करना अपन को आता है, बता दो किस टाइप का ऑर्नामेंट है, स्क्वायर में है, किस टाइप से, वो तो उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे। थिकनेस मतलब कितना लेयर का मेटल डिपॉजिट करना है उस पर, जैसे गोल्ड को डिपॉजिट करना है, इस ऑर्नामेंट में गोल्ड डिपॉजिट करना है तो इसका एरिया ले लेंगे अपन कितना है, वो पता चल जाएगा अपन। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वी नो दैट वो अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा। अब दूसरा एक था कि भाई डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रॉन्स ये अपन ने लिखा। अब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अपन ऐसे कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया और इसमें इम्प्योर कॉपर, मैंने आपको पहले बताया था रिएक्शन, और ये प्योर कॉपर है कैथोड। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले रहा हूं, वैल्यूज वगैरह सब मैंने आपको बता रखा है, अपन को कुछ भी जरूरत नहीं। अपन ने कहा था इस पे कॉपर मान लो ये अपने पास +2 चार्ज है, ठीक है ना, और इसमें जब अपन चार्ज पास करेंगे तो कॉपर डिपॉजिट होगा। तो कितना वेट डिपॉजिट होगा वो तो अपन बता देंगे, ये लिखा तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, कॉपर 63.5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। आप ये बताओ कि I into T कितना है, मैं बता देता हूं कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ, कैलकुलेट करके बता दें। अब जितना कॉपर डिपॉजिट होगा उतना ही कॉपर इससे बाहर निकलेगा। ठीक है,
मुझसे क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि जितना इस इलेक्ट्रोड का मास बढ़ेगा कॉपर के डिपोजिशन से, उतना ही इस इलेक्ट्रोड का मास कम हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ट्रू और फॉल्स? तो अपन कहेंगे फॉल्स। ऐसा होना जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इम्प्योर कॉपर है। भाई इम्प्योर का मतलब है कि इसमें कुछ मिट्टी पत्थर भी तो रहेंगे, दैट इज इम्प्योरिटी ना। इम्प्योरिटी क्या होता है? सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है, यही तो इम्प्योरिटीज होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये तो इम्प्योरिटी सभी में होते हैं। सिलिकॉन मतलब मिट्टी पत्थर हो गए, सिलिकेट्स। कार्बन इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रोड्स अपन कार्बन इलेक्ट्रोड मोस्टली यूज करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो इम्प्योर कॉपर है इसमें टोटल प्योर कॉपर थोड़ी है ये। तो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जितना मास इसका डिपॉजिट होगा, इसका मास बढ़ेगा कैथोड का, उतना ही एनोड का मास डिक्रीज होगा। गलत। क्योंकि एनोड में अगर मान लो ये 2 ग्राम इंक्रीज हुआ, तो 2 ग्राम कॉपर को यहां डिसॉल्व करने के लिए उसके साथ कुछ इंप्योरिटी तो जरूर आएंगे सोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड एनोड मड। उसको अपन नाम भी देते हैं एनोड मड। तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। अपन कहेंगे कि इसमें इसका मास जो है वो 2 ग्राम से थोड़ा ज्यादा डिक्रीज होगा। क्यों? इसमें कॉपर के साथ साथ कुछ कुछ एनोड मड भी बाहर गिरेगा 100%। उसी को तो अपन बोलते हैं एनोड मड। तो जब ये डिसॉल्व होगा तो थोड़ा थोड़ा यहां पर एनोड मड भी आएगा। इसको अपन कहते हैं एनोड मड। तो अपन कहेंगे अगर ये प्योर कॉपर होता तो अपन कहते हैं जितना डिपॉजिट है उतना ही डिसॉल्व हो गया। अगर इम्प्योर कॉपर है तो द इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड विल नॉट बी इक्वल टू डिक्रीज इन मास एट एनोड। द डिक्रीज इन मास एट एनोड इज मोर एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन मास एट कैथोड। यही पूछ सकते हैं कौन सा डिकम्पोजिशन रिपोर्ट। बाकी एनोड मड वगैरह क्या होते हैं वो सब मेरे ख्याल से अपन से नहीं पूछे। वैसे एनोड मड के लिए मैं एक बात बोल सकता हूँ, तो सस्ते वाले मेटल में हमेशा महंगे वाला मेटल मड होता है। मतलब अगर मुझे कॉपर का एनोड मड लिखना है ना, तो मैं गोल्ड और सिल्वर लिख दूंगा, दिस इज एनोड मड। मतलब दैट इज अ रूल, हमेशा ऐसा होता है। तो सस्ते वाले मेटल में महंगा वाला मेटल मड जैसे होता है, उसको एनोड मड जैसे आता है अपने पास, तो हमेशा ट्रू होता है। ठीक है भाई, और वो मेटलर्जी में पढ़ेंगे अपन, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अपन तो बात कर रहे हैं कि भाई कंसेप्ट बताओ आप, तो क्या करना है। ठीक है भाई, तो ये अपने कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस के। दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट वी रिक्वायर। आपका इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म हो गया। अब अपन पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अगर आपका कोई होमवर्क है तो पहले होमवर्क बता दो, वरना मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कंटिन्यू करूंगा। कर ले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कल फिर अपना क्लास है, वैसे कल अपन होमवर्क कर सकते हैं, कल भी अपना क्लास है। हाँ तो एक्सरसाइज सर ORM 2 का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 होमवर्क था, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज 1 का ABC था होमवर्क। तो होमवर्क कर ले। बताओ भाई सब लोग, हाँ या ना? हाँ, मेरे हिसाब से भी हाँ ही था कि होमवर्क कर लेते। फिजिकल ऑर्गेनिक बताओ, मैं टैब ले लेता हूँ। बताओ, थोड़ा सा ही लगेगा टाइम, अपन फटाफट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपको ORM क्या करना है, ORM कर लें, पहले फिजिकल करें, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद शीट मैंने आपको भेजा था, है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शीट मैंने आपको भेजा था। फिजिकल पहले चलेगा 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 चलेगा, एक सेकंड रुक जाओ। अरे ये क्या है? हाँ, PP1 ना, तो मैं देख लूं पहले सब वो है। अरे अपना बैच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आपको भेजा था ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शीट है आपके पास? इलेक्ट्रो मैंने शायद भेजा था आपको। हाँ शीट है, रुको, रेडियो सल्फेट था ना शीट, मेरे ख्याल से इसमें शीट नहीं था, मेरे फोन में शीट है। एक मिनट रुको, फोन लेकर तो एक सेकंड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पॉइंट अपने अपने ग्रुप में है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक सेकंड रुकना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शीट शायद मैंने आपको भेजा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शीट एक सेकंड था। अरे यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शीट नहीं मेरे पास, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने ग्रुप में डालो शीट जो तुम्हारे पास है, अपने ग्रुप में डालो शीट जो तुम्हारे पास है। मैसेज तो ज्यादा है, शीट नहीं आई। अरे कौन है? भाई बताओ, शीट सीट दो ना अपने अपने ग्रुप में, किसी के पास है क्या? आ गया, चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शीट आ गया अपने पास, थैंक यू। किसने भेजा उसको सब लोग थैंक यू बोल देंगे एक बार, ठीक है? चलो, अब तुम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे मैं फटाफट क्वेश्चन बता दूं पहले ना। एक्सरसाइज 1 का ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो भी आपको पूछने। अब रुक जाओ, मतलब ऐसे नहीं सब उधर की तरफ चले जाएंगे ना। A2 का बी वाला पार्ट पूछा है, ठीक है भाई, A2 का बी वाले पार्ट में है, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो बी वाले पार्ट में विच इज द एनोड, तो इसमें एनोड कौन सा होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या प्रॉब्लम था? अच्छा A2 का, A1 का भी बता दिया मैंने, बड़ा बड़ा इजी पूछा, तो बड़ी अच्छी बात है। चलो A2 का अपन पूछते हैं, दैट इज अब रुक जाओ, ये कौन है भाई? अपन मतलब मोबाइल उठाने में बस यही डर लगता है। अब रुक जाओ, हाँ? मोबाइल उठाने का मतलब है कि वो इसको साइलेंट कर देते हैं फिर अपन, नहीं तो ये मुझे फालतू में परेशान करेगा। चलो, तो A2 का बी वाले पार्ट में मैं लिख देता हूं, है? तो अपन एनोड और कैथोड रिएक्शन लिख देते हैं, लिख देता हूं मैं भाई, सब लोग देखना अच्छे से कैसे लिखेंगे अपन, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड वाले में एनोड है, एनोड का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
A2 का B बता रहा हूं मैं। तो मेरे पास एनोड रिएक्शन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होगा और अपन इलेक्ट्रॉन E लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे भाई, हो गया। अब कैथोड रिएक्शन लिख देते हैं, तो कैथोड तो राइट हैंड साइड वाला हो गया रिएक्शन, तो चलो भाई कैथोड रिएक्शन। उसमें क्या है, तो इसमें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि Mn+2 जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, MnO4 में कन्वर्ट होगा, वो भी किस में, एसिडिक मीडियम में। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, बताओ। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो +2 से +5 में, क्या गलत? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो क्या बेटा, ये तो बड़ा इजी था अपने लिए भाई। अपन को देखो प्रॉब्लम ये था ना, ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड था पहला वाला। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में अपन को क्या करना है, अपन को हमेशा प्लेटिनम लिखना होता है। तो जब प्लेटिनम लिखना होता है तो Fe+2 हमेशा प्लेटिनम के साथ लिखा जाएगा, Fe+2 प्लेटिनम के साथ लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं अपन। तो अब इसको बैलेंस कर देता हूं मैं। अपन को पता तो है कि भाई इसमें 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो ठीक है ना। जो भी बैलेंस करो एसिडिक मीडियम में, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करके रिएक्शन बता देना। बोलो तो पूरा रिएक्शन लिख देता हूं ये वाला। वैसे तो अपन को दिख रहा है +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, n फैक्टर इज 5। करा आंसर में +2 नहीं दिया हुआ है, हाउ इट इज पॉसिबल? +2 में लिखा तो, वो आंसर में दे ना दे हमें क्या फर्क पड़ता है, पक्का ना, ठीक है। तो बोलो तो मतलब उसको बैलेंस करके दिखाऊंगा, आपको पता है एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है। अब एक सेकंड है, दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा D1 D3, सारे D वाले हैं, तो D1 D3 तो कोई और भी पूछ लेगा फिर। अब बात करते हैं अपन A का, A3 का B and C। एक मिनट रुको भाई, A3 का B and C मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा A3 का B, ये तो हो गया मेरे पास क्या, ठीक है ना। तो सॉल्ट ब्रिज, अब इसमें एसन देख लेता हूं, एसन इलेक्ट्रॉन लूज करके लो भाई हो गया। और इधर क्या लिखूं, लो भाई हो गया। अब बताओ क्या लिखूं, A3 का B। अब A3 का C भी है, ठीक है भाई। A3 का C पहले तो मैं सॉल्ट ब्रिज लिखूंगा, उसके बाद चलो पूरा रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं। लेड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हो गया मेरा काम। Br, आप कुछ भी लिखो मुझे क्या फर्क पड़ता है, Br2 गैस तो नहीं है ना, Br आयंस है ना, हाँ तो Br2 लिक्विड लिखा है आपने, तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया Br में, लिक्विड है ना, तो अपन को लिखना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। अब क्या था B वाला, अब मैं B वाला देख लेता हूँ। किसी ने अपन को B3 भी पूछा है, और B3 पूरा ही बता दूंगा क्योंकि B3 पूछा है किसी ने अपन से, और B में अपन से 4 भी पूछा है, तो B3 B4 पूछा है। B3 है, एक मिनट रुक जा, B3 है B4 है, हाँ कोई डाउट है, कुछ बोल रहे थे सर? वो मतलब रेडॉक्स वो बीच में कॉमेट आ जाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं, मतलब तुम चाहते हो अगर ऐसे लिखूंगा तो भी चलेगा ना, हाँ चलेगा ना। नहीं अपना वो Fe, दोनों Fe के बीच में। अच्छा उन्होंने कॉमा डाला, हाँ चलेगा ना, चलेगा। कॉमा या फिर लाइन। एक मिनट रुक जाओ, वहां पर मतलब अच्छा वो बी वाले में ना, नहीं वहां कॉमा नहीं होना चाहिए, वहां तो लाइन ही लिखा होना चाहिए वो, मतलब हाँ, क्योंकि दोनों एक ही फेज में है इसलिए कॉमा डाला उन्होंने, फेज तो डिवीजन नहीं था ना। ऐसे अगर मान लो दोनों, जैसे Mn था, MnO4 लिखो नेगेटिव और कॉमा Mn+2 चलेगा, क्योंकि दोनों ही एक है ना। ये वाला लाइन तो फेज बाउंड्री होता है ना सर। और वो A3 के C ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? क्या मिस्टेक है इसमें? प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब आंसर में वो 2 डबल डैश आया है एक बार C में। 2 डबल डैश आया मतलब PB के बाद भी 2 लाइंस है और फिर वो सॉल्ट ब्रिज के 2 लाइंस आ गए ना। नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, एक ही लाइन आएगा उसमें। हाँ वही पूछ रहा था, प्रिंटिंग मिस्टेक। चलेगा। अब अपन B3 की बात करने वाले हैं, और B3 में पूरा ही बोला है किसी ने अपन को,
तो अपन B3 वाला डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है, एक मिनट, B3 वाला डिस्कस करते हैं। B3 वाले में अपन को गिवन है पहले तो विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट वाले में तो अपन को कोई डाउट नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा वो हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, महंगे वाले मेटल कॉपर, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाएगा ना, कॉपर ऑक्साइड है, कम स्टेबल होता है, H2 लिखते हैं, कॉपर आ जाएगा और H2 बन जाएगा, लो भाई हो गया रेडी। बाकी तो बहुत ज्यादा स्टेबल है ना मैग्नीशियम और सोडियम ऑक्साइड। फिर दूसरा अपन से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल डिकम्पोज मोर इजिली ऑन हीटिंग, हाँ तो जिनका एसआरपी वैल्यू कम होगा, सबसे इजीली कौन से हो जाएंगे, जिनका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा वो इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे, जिनका एसआरपी वैल्यू कम होगा उनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है वो मुश्किल से डिकम्पोज होंगे। तो सबसे ज्यादा इजीली डिकम्पोज हो जाएगा कौन, सिल्वर, फिर जिंक, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर जिंक, फिर मैग्नीशियम। मतलब कौन इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे, कॉपर और सिल्वर, जिनका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड पार्ट, the E naught oxidation, the value of E oxidation of the electrons, इनके ऑक्सीडेशन वैल्यूज आर गिवन टू अस, ठीक है भाई, मतलब सब किसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का ज्यादा है, वो नहीं भी देते तो भी मुझे पता है कि इन सब में सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने का कॉपर का होता है, महंगे वाले मेटल। स्टेट वेदर विच ऑफ दीज मेटल कैन रिप्लेस अदर मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशंस, तो अपन कहेंगे जिसका एसआरपी सबसे कम होगा ना, वो जिसका लोअर एसआरपी होगा वो हायर एसआरपी वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है, खत्म हो गई बात। तो किसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम, रिडक्शन पोटेंशियल, ये अपन का ऑक्सीडेशन गिवन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका आएगा, इनके रिवर्स साइन में देखना है अपन को, सबसे कम आएगा जिंक के लिए, जिंक दोनों को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, हो गया क्वेश्चन, बताया तो था मैंने। ये सारे क्वेश्चन अपन रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे। अब B4 पूछा किसी ने, B4 भी था शायद, B4 पे अपन को E नॉट ऑफ द सेल गिवन है, E सेल अपन को ये वाला गिवन है, देन व्हाट इज द E सेल ऑफ दिस, हाँ तो कैलकुलेट करो ना डेल्टा G से, क्या गिवन है अपन को, अच्छा ये वाला, ठीक है, हो गया, ये लो भाई, अपन से वो कह रहा है अपने पास सेल रिएक्शन है ये भाई, ट्वाइस ऑफ Ce पॉजिटिव प्लस CO gives you CO plus 3, है ना, CO plus 2 plus twice of Ce3 plus, लो भाई ये अपन को गिवन, E naught of the cell, for the cell reaction E naught of the cell is given to me, ठीक है भाई, इसका E naught मुझे गिवन, इसमें क्या बता, E naught of the cell will be equal to E cathode minus E naught anode, इसमें कैथोड कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे, किसने किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए सीरियम वाले ने, तो कैथोड सीरियम है और एनोड ये है, लो भाई कैथोड क्या है वो पूछा है आपने, और एनोड कितना मेरे गिवन है, मुझे 2.82, ये लो हो गया, एक मिनट रुकना, उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, कैथोड माइनस एनोड, इसमें कैथोड कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे कोबाल्ट है, कोबाल्ट 3+ में कन्वर्ट हो रहा है, और ये हो गया, और सीरियम +4 से सीरियम में कन्वर्ट हो रहा है +3 में, हाँ तो इसके लिए अपन को कैलकुलेट करना है सीरियम वाले के लिए, माइनस ये मुझे गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, ये 1.89 है, और इसका मुझे गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नहीं रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ हो गया 0.28, तो ये अपने पास आया रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब E नॉट ऑफ A दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना 0.28, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा, क्या पूछा अपन से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल पूछा, हो गया, ये लो, B5 भी पूछा क्या, अरे यार तुम लोग एक एक करके सारे ही पूछ लेते हो। अब पूछा है अपन से Cl2, ये है अपने पास, अब ये भी तो बिल्कुल वैसे ही है,
ये भी तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन को ये वाला गिवन है, आपको सेल रिएक्शन लिखो और बता दूं कैथोड माइनस एनोड B5 B5 में आपको गिवन है दैट इज डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस, तो Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू ट्वाइस ऑफ Cl, ये बताना है आपको। ये गिवन है Pt plus 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू Pt, इसका E नॉट गिवन है कितना 1.20 और ट्वाइस ऑफ Cl माइनस I गिव्स यू Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये बताना है अपन को, ठीक है, ये बताना है आपको। हाँ तो ठीक है ना, इन दोनों सेल से ये बनाना है अपन को, और ये अपन को कितना गिवन है प्लेटिनम वाला 1.20 और ये सेल रिएक्शन मुझे कितना गिवन है 1 माइनस 0.15, यही गिवन है ना, नहीं कुछ और गिवन है। मुझे इन दोनों सेल से ये बनाना है, बना ही लेता हूं, बड़ा इजी, मतलब ये बड़ा इजी होता है, गलती नहीं होना चाहिए। Cl2 लो भाई, इन दोनों सेल से ये बनाना है और आपने ये E नॉट ऑफ द सेल मुझे गिवन है माइनस 0.15। हाँ तो ठीक है ना, ये कैलकुलेट करना है अपन को, तो क्या करूं, इसको रिवर्स करके ऐड कर दो। E नॉट ऑफ द सेल ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ऐसे रिवर्स करोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो उसमें साइन नेगेटिव लिख दूंगा मैं, और क्या। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कौन सा होगा जिस पर रिडक्शन हुआ, माइनस एनोड वो हो गया, ये एनोड है अपने पास, तो उसी को कैलकुलेट करना है, तो बता दो ये माइनस गिवन है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। उस हाफ सेल रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना अपन को, तो हो गया अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल। सी पार्ट देखते हैं, C2 तो पूछा है, C3 भी पूछा है, C2 C3 ठीक है, C2 कैलकुलेट करता हूं, C3 कैलकुलेट करता हूं। C1 क्यों नहीं पूछा ये देखना है मुझे। चलो भाई देखते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इन वोल्ट्स एज शोन इन द डायग्राम, मैं डायग्राम बना लेता हूं। आपने SO4 2 नेगेटिव लिखा है और इसको SO3 2 नेगेटिव लिखा है और इसको हाफ ऑफ S2O3, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.936 वोल्ट, इसके लिए गिवन है माइनस 0.576 वोल्ट। आपने कहा है कि ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल आप E नॉट कैलकुलेट करके बता दो। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। कैसे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मुझे गिवन है SO4 2 नेगेटिव टू SO3 2 नेगेटिव, मैं बिल्कुल सेफेस्ट साइड में चल रहे हैं अपन है। E1 नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.936, SO3 2 नेगेटिव टू S2O3 1/2 ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। E2 मुझे गिवन है माइनस 0.576। मुझे आपने ये बनाने के लिए कहा है SO4 2 नेगेटिव टू हाफ S2O3, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो, इन दोनों को ऐड करने से अपन को ये मिल रहा है ना, डेल्टा जी ले लेता हूं, क्योंकि अपन को पता है डेल्टा जी के बगैर अपन ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, एन कितना है, ये तो +6 है, ये +4 है, एन फैक्टर इज 2, तो माइनस ये N1 E1 F E1 कर लेता हूं मैं तो, और शॉर्ट में अपन को पता है कैसे लिखना है, ये डेल्टा G1 हो जाएगा, ये डेल्टा G2 नॉट विल बी इक्वल टू माइनस N2 F E2 नॉट,
और ये डेल्टा G3 नॉट विल बी इक्वल टू माइनस एन 3F E3 नॉट. अब डेल्टा G3 नॉट will be equal to delta G1 naught minus delta G2 plus delta G2 naught. तो इसको लिख लेता हूं भाई N3 E3 naught will be equal to N1 E1 naught plus N2 E2 naught. तो N3 ये +6 से ये +2 में कन्वर्ट हो रहा है. ये भाई सल्फेट है ना अपने पास, 2 नेगेटिव भी है, वो नहीं लिखा था मैंने, इसलिए मैंने एक बार चेक किया. तो ये +2 में कन्वर्ट हो रहा है. +2 में कन्वर्ट हो रहा है मतलब +6 से +2 n फैक्टर इज 4. सो इसका N3 अपन को पता है 4 है. E3 नॉट आपने कैलकुलेट करने के लिए कहा है. N1 चेक कर लेता हूं, अभी आपने बताया 2 है n फैक्टर. तो 2 into -0.936 है मेरे पास, प्लस इसके लिए n फैक्टर लिखूंगा तो +4 से ये +2 है मतलब 2 है. तो 2 into -0.576. ये लो भाई आपका आंसर आ गया E3. कैलकुलेट करके बताना. मैं वही कैलकुलेट करके बताना चाहता था. N1 E1 नॉट, N2 E2 नॉट, N3 E3 नॉट. मैं कैलकुलेट करके बता देता. अपने पास N3 नॉट आ गया. लेकिन मैंने आपको सारा मेथड बताया कि भाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए. वो पहले वाले क्वेश्चन बड़े इजी थे, उसमें आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है. इसमें लेकिन आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. C3 भी पूछा है तुमसे, चलो C3 भी बताता हूं. C1 भी पूछा था किसी ने. C1 के लिए पेपर ने यही मेथड तो यूज किया था. C1 तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन, FE से फॉर्मूला बना के बताया था मैंने. C1 वाला भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. C1 वाले में गिवन है अपन को Fe+2 से आप Fe बनाओगे. इससे मुझे E1 नॉट गिवन है, मुझे -0.44 वोल्ट. दूसरा मुझे गिवन है Fe3+ से Fe बनाना है तो E2 नॉट गिवन है आपको +0.7. पूछा आपने क्या है, Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में कन्वर्ट होगा तो E3 आपने पूछा है. आपको पता है डेल्टा G में कन्वर्ट करके कैसे कैलकुलेट करना है. The standard reduction potential of the cell is given to me. ठीक है. C3 की बात करता है. C3 की बात करूंगा तो I'll write that C3 में क्या गिवन है. The standard oxidation potentials are given to me. Now we are given the oxidation potential. तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, are given to me. So MnO2 gets converted into Mn+3 gets converted into Mn+2. और MnO2 को अगर Mn+3 में कन्वर्ट करूंगा तो 1 वोल्ट आता है. और अगर मैं Mn+3 को Mn+2 में कन्वर्ट करूंगा तो 1.5 वोल्ट आता है. क्वेश्चन अपन रिडक्शन पोटेंशियल से सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं रिडक्शन पोटेंशियल में लेकर आऊंगा. अब ये चाहता है कि आप ये बताओ कि ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, और होगा तो व्हाट विल बी द चेंज इन फ्री एनर्जी. ठीक है. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4+3, तो ये N1 E1 हो जाएगा, और ये N2 E2 करना है अपन को, तो +3 से +2 में कन्वर्ट हो गया. दिस इज ग्रेटर देन दिस, इसलिए अपन कहेंगे कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा. इट इज अ स्पॉन्टेनियस. दोनों में n फैक्टर 1 है ना, ये +4 से +3 और +3 से +2. So n factor is 1 in both the cases.
ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, अपन ने पढ़ा था N2E2 अगर ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले से अगर बड़ा है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। अब अपन से कहा गया कि भाई इन दोनों में आप क्या करो कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है, अब ये कह रहे कि आप फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर दो, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है N3 E3 नॉट कर लेते हैं इसको। तो अपन N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाय N3 कर देते हैं, तो N3 कितना होगा 2, मतलब मेरे पास 1 प्लस 1.5 इंटू 1 और ये भी 1 था, और डिवाइड बाय मैं करता हूं 2, तो आई गेट दैट एज E नॉट और E3 नॉट। अगर E3 नॉट है मेरे पास तो मैं डेल्टा जी कैलकुलेट करके बता देता हूं, वही फ्री एनर्जी पूछा है इसमें। डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस N3F E3 नॉट पूछा है, कर देते हैं कैलकुलेट। E3 नॉट आपके पास है, सब्स्टिट्यूट करो, N3 आपको पता है, डेल्टा जी नॉट पता है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर C4। C4 में आपने मुझसे कहा है, C4 में आपने मुझसे कहा है कि भाई कार्बन को ऑक्सीजन, ये C4 है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करो तो CO2 होता है। डेल्टा जी नॉट मुझे गिवन है -395 किलो जूल पर मोल। उसके बाद मुझे ट्वाइस ऑफ Al गिवन है प्लस 3/2 O2 गिवन है, तो Al2O3, और इसके लिए भी डेल्टा जी नॉट गिवन है -1269। यूनिट इज सेम इसलिए नहीं लिखा। Al2O3 को सॉलिड को अगर मैं Al2O3 मेल्ट में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि ये सॉलिड था, तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट मुझे गिवन है 16 किलो जूल पर मोल। चलेगा? क्या चाहते हो आप? चाहते हो कि मेल्ट को कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया जाए, ओके, बन जाएगा। आप इस रिएक्शन से एक रिएक्शन बनाना चाहते हो, ट्वाइस ऑफ Al2O3 मेल्ट, इसको मुझे 3C से रिएक्ट करवा के 4Al प्लस CO2 बनाना है, 3CO2 बनाना है, राइट? बिल्कुल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज 12। नहीं भी देते तब भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 0 से +4 3 मोल्स के लिए 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या ये +3 से 0, तो एक के लिए 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 मोल के लिए 12 हो जाएंगे, वो मुझे पहले से पता है। ठीक, ये रिएक्शन बनाना है तो बना देंगे भाई। ये डेल्टा G1 ले लेते हैं, डेल्टा G2 ले लेते हैं, डेल्टा G3 लेता है। मेल्ट मुझे इस तरफ चाहिए, हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए, इसको रिवर्स कर देना, और वो मुझे CO2 को राइट हैंड साइड पे चाहिए, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो डेल्टा G होगा, पहले मैं उसको ऊपर वाले को 3 डेल्टा G1, और उसके बाद मैंने इसको रिवर्स किया, इसको भी रिवर्स किया। कोई मल्टीप्लिकेशन है क्या? हाँ बिल्कुल है। किसका मल्टीप्लिकेशन है? सेकंड रिएक्शन का, प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा G नॉट, राइट ना? इसको मैंने रिवर्स किया, क्यों रिवर्स किया? क्योंकि Al मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए, और 2 से मल्टीप्लाई भी किया मैंने, बिल्कुल, बिकॉज मुझे 4Al चाहिए था। और इसको भी मैं रिवर्स करूंगा, तो मैं लिखूंगा दैट इज प्लस, इसको भी रिवर्स किया और इसको भी रिवर्स कर रहा हूं, तो मैं रिवर्स करने के लिए मुझे साइन चेंज करने होंगे, कर दूंगा भाई। इसमें क्या करता हूं, नेगेटिव कर देता हूं, डेल्टा G नॉट अपने आप ही डाल देना, और इसको भी माइनस कर देता हूं, क्योंकि इसको भी रिवर्स किया। लो भाई, और किससे मल्टीप्लाई किया? ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा G3 नॉट। लो मेरा आंसर है, लिख लो। अब ये डेल्टा G नॉट आया मेरे पास, तो इसमें क्या बताना था अपन को? द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, डेल्टा G नॉट आ गया मेरे पास, तो -NF E नॉट ऑफ द सेल आपने पूछा है, ये मैं यहां से लेके आऊंगा। n मेरे पास 12 आपने दे रखा है, 96500 हो गया। E नॉट ऑफ द सेल वोल्ट्स में आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा G मुझे पता है, मेरा आंसर आ गया। हो गया?
अब डी वाले की बात कर लेते हैं। डी वाले में अपन को गिवन है, किसी को डाउट है तो बोलो भाई। ये तो थर्मोकेमिस्ट्री यूज किया, फ्री एनर्जी वाला, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला। ये रिएक्शन कैसे बनाएंगे 3 से। अब डी सेक्शन की बात करते हैं। और तुम मुझे ये बताओ कि भाई जितना मैं आपको बता रहा हूं इसमें से कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में। D1 पूछा है क्या किसी ने? D1 भी पूछा है, D4 भी पूछा है। ठीक। The oxidation potential of hydrogen is equal to hydrogen atom. The oxidation potential of hydrogen electrode at pH is equal to 1. ठीक है भाई। D1 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऐसे, इसको ऐसे ही कर देता हूं। तो ये तो 1 एटमॉस्फेयर है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मैं लिखूंगा E नॉट EOP माइनस 0.0591 इंटू 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस आइन। लॉग ऑफ H प्लस आइन आया आपके पास, ये राइट हैंड साइड में ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसमें अपन को पीएच क्या गिवन है, ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन का पीएच ही लिखते ना, और पीएच का वैल्यू 1 है तो ये मेरा आंसर है। ये आपका D1। अब D2 की बात करते हैं। The equilibrium constant is given to me for this cell. ठीक है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस सेल। अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, तो चलो ठीक है, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड करता हूं। E नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। क्या है एनोड कैथोड? इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया? Fe ने, मतलब इट इज कैथोड। और लॉस किसने किया? इंक्रीज किसमें हो रहा है? Fe में, तो उसने लॉस किया। डिक्रीज किसमें हो रहा है? सीरियम में, तो उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपन Fe को एनोड पे रखते हैं, तो Fe वाला एनोड हो गया और कैथोड हो गया अपना सीरियम वाला। लो भाई, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, हाँ दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। 1.61 माइनस 0.77, दिस इज E नॉट ऑफ द सेल। अब अपन को चाहिए E नॉट ऑफ द सेल इज गिवन टू अस, और अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। लो भाई, हो गया। ये अपन ऐसे कर लेते हैं, अपन को पता तो है, ज्यादा स्ट्रेट करोगे ऐसा ना गड़बड़ कर दो। RT ln ऑफ KC, तो अपन को पता है इसमें नॉट लगा हुआ है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज माइनस RT ln ऑफ। अब इसको क्या करें अपन, पॉइंट ये 2.303 से मल्टीप्लाई करो, लॉग ऑफ KC, तो E नॉट आ जाएगा मेरे पास, E नॉट ऑफ द सेल, इसको मल्टीप्लाई करके F से डिवाइड करके 0.0591 अपॉन N इंटू लॉग ऑफ KC। अब N का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को, तो N का वैल्यू कितना है, 1 है। N का वैल्यू तो 1 है, तो मुझे ये कैलकुलेट करना है। पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कितना आ रहा, 0.77 ना, तो ये 10 माइनस ऐसे ना 11 माइनस 7 4 आ गया, 5 ना 15 में से 7 तो 0.8 आ गया। 0.84 डिवाइडेड बाय 0.06 कर देते हैं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ KC। तो
तो अपने पास ये आंसर पावर में आ गया। कितना आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि अपन पावर में ले लेंगे इसको, e टू द पावर कर दे। ये तो e टू द पावर ऑफ भी कर सकते हैं अपन, लेकिन उसमें ln चाहिए फिर, तो फिर ये नहीं यूज करेंगे फिर। और उस केस में भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई केसी आ गया मेरे पास, केसी आ गया मेरे पास। कितना? दैट इज, पहले लॉग ऑफ केसी लिख लेते हैं। भाई ये 84 है, डिवाइड बाय 6 हो गया, तो कितना है अपने पास? 1 2 ना, 24 6 4 जा 24, तो 14 आया अपने पास। तो 14 आया, तो केसी इज इक्वल टू 10 की पावर 14 आ रहा है, ये आ रहा है आंसर। D3 पूछा है क्या? D3 आई थिंक किसी ने पूछा नहीं। D3 देख लेता हूं, D4 तो पूछा है। D3 इज देयर। D3 वाले में गिवन है, ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है यार। D3 वाला मुझे हाफ सेल गिवन है, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इज इक्वल टू 14। हाँ ठीक है ना, तो हाफ सेल है ना, कंप्लीट सेल बना लो, हो गया। ठीक है भाई, जिसने पूछा था उसने कहा D3 हो गया, क्योंकि वो क्लास में किया हुआ था ना वो वाला। तो फिर D4 की बात करते हैं। D4 है, D4 तो है। तो EMF ऑफ द सेल अपने पास, पहले मैं सेल लिख लेता हूं, क्योंकि जिसमें सेल गिवन होगा वो क्वेश्चन तो बेकार ही होता है। M कन्वर्टेड इनटू M+2, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02 गिवन है, सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। H प्लस साइन मतलब SH ही है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका EMF गिवन है, मतलब E सेल गिवन है। कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ द मेटल। हाँ तो ठीक है ना, वैलेंसी कैलकुलेट कर लूंगा मेटल का, ये N प्लस ले लेता हूं, ठीक। तो अपन क्या करता है, ऐसे लिख लेते हैं, इसका सेल रिएक्शन हो जाएगा Mn कन्वर्ट इनटू Mn+2 Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा भाई अपने पास, दैट इज H प्लस आइन, ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन ना। इसका सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू H2। इसको N से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या इसको हाफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी हाफ कर लो, इसको एक H प्लस आइन कर लो, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 1 मोलर गिवन है, और क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, ये 1 एटमॉस्फेयर गिवन है, तो जो भी होगा यही होगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको N से मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई। तो सेल रिएक्शन क्या आ जाएगा अपने पास? तो N इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे अपने पास, इसको N से मल्टीप्लाई करेंगे तो N का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, तो आ जाएगा उसमें क्या है, ये लो भाई। E cell will be equal to E naught of cathode minus E naught of anode, इसको लिखो ब्रैकेट में 0.06 डिवाइड बाय N बताना है। लॉग ऑफ मेटलाइन राइट हैंड साइड पे आएगा, तो मेटलाइन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ओके, तो ई सेल 0.81 गिवन है, कैथोड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एनोड पे मेटलाइन है, उसका सेल गिवन होना चाहिए। देख लेते हैं अपन भाई क्या गिवन है मेटल इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द मेटल इज गिवन टू बी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल 0.76, ठीक है, माइनस 0.06 डिवाइड बाय N कैलकुलेट करना है, लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2 अपन को दो, ये लो भाई हो गया। N कैलकुलेट करो, आपका आंसर है। अब बताओ, किसी को डाउट है? D4 हो गया। D6 पूछा है, चलो D6 कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छी बात है ये तो। अब मैं D6 की बात कर लेता हूं।
ये कैलकुलेट कर लोगे ना? बोलो तो कैलकुलेट कर देता हूँ, सारे वैल्यूज अपन को पता है। प्लस आ गया 0.81 माइनस 0.76 इज इक्वल टू माइनस करना है ना अपन को ये, तो अपन इसको ऐसे करते हैं 0.6 डिवाइड बाय n इंटू लॉग ऑफ 1/2 इंटू 10 की पावर 2 लो भाई, ऐसे कर लेते हैं। अब वो और इजी हो जाएगा सॉल्व करना। एक मिनट रुकना है। हाँ सर, हाँ ठीक है, अपन को पता चल गया। अब ना D6 की बात कर रहे थे अपन। D6 में क्या है देखो तुम, इसमें ना रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। अब इसमें ना रेडॉक्स रिएक्शन जैसे MnO4 और Mn+2 था ना, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो इसमें एक एसिडिक मीडियम, दूसरा भी एसिडिक मीडियम, एट व्हाट pH द अबव टू सेल्स विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ E। ठीक, assume the concentration of all other species except H plus ion to be unitive। तो बहुत अच्छा हो गया अपने लिए। दोनों का E नॉट इक्वल करना है ना अपन को, तो अपन क्या करेंगे इसमें, मैंने आपको ये वैसे बता रखा है इस टाइप का क्वेश्चन, क्लास में बोला भी तो मैंने कि देखो अगर मुझे ना डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो कि जो दो हाफ सेल अपन को गिवन है ना, एक हाफ सेल तो ये गिवन है अपन को, ठीक है ना, ये अपन D6 की बात कर रहे हैं। तो एक हाफ सेल अपन को गिवन है NO3 नेगेटिव गेट्स कन्वर्ट इनटू NO, है ना, एक तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए मुझे गिवन है क्या, E नॉट। E नॉट कितना गिवन है 0.79, ये इतना गिवन है E नॉट। और दूसरा हाफ सेल जो मुझे गिवन है ना, वो गिवन है मुझे ये NO3 नेगेटिव जो है ना, दैट विल गेट कन्वर्टेड टू NH3O प्लस, और इसका E नॉट मुझे गिवन है 0.731। अब अपन पता क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन ये लिखेंगे कि भाई इन दोनों में जो हाफ सेल्स हैं इनके E नॉट इक्वल करने हैं। तो पहले तो अपन कहेंगे कि भाई पहले E नॉट के लिए तो मतलब ये इक्वल करना है, तो पहले सेल तो बनाओ उनके, तो अपन सेल बना लेंगे। सेल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अच्छा ये पॉजिटिव है मतलब ऐसे करना है, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ये दूसरा सेल हो गया। अब अपन क्या करें, इन दोनों के लिए ऐसा इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अपन कहेंगे इक्वेशन लिखने के पहले आप ये देख लो कि इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसका, इसका। तो आप क्या करो ना, ये दोनों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इस सेल को, क्योंकि हमें इक्वल बनाना ना, हमें क्या फर्क पड़ेगा भाई, इसके लिए आप इक्वल ऐसे लिख लो पहले, आपकी मर्जी। मैं उसको थोड़ा इजी कर लेता, मैं क्या करता, इसका ई सेल लिखता, मतलब थोड़ा इजी तो मैं बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, पहले एक बार बता देता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। मैंने इसको ये सेल एज्यूम कर लिया, तो इसके लिए ई सेल हो गया मेरे पास कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड है, तो 0.79 माइनस 0 माइनस 0.0591 1 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा मेरे पास। तो इसके लिए H प्लस साइन तो 1 होगा और H2 भी 1 होगा, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन आएंगे। तो उसने कहा ना सभी के कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या ले लो, 1 यूनिटी एज्यूम कर लो, बाकी आप H प्लस साइन को कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर कर लो, ठीक है। तो इसका बैलेंसिंग कर लो, तो इसमें अपन को सेल रिएक्शन मिल जाएगा। तो बैलेंसिंग से अपन को क्या मिलेगा, NO3 माइनस गेट कन्वर्ट इनटू NO2, N तो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो इसमें ट्वाइस ऑफ H प्लस साइन कर देता है, ये भी बैलेंस हो गया। अब क्या, चार्ज बैलेंस कर लेता है, इधर 0 है, इधर एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा, वैसे तो मैं यही कर देता, ये +5 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, n फैक्टर इज इक्वल टू 1, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसमें n का वैल्यू 1 है ये मुझे पता है। मैं इसका ई सेल लिख लेता हूं, ई सेल विल बी इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे कौन है, ये मतलब यही वाला ये सेल है। सो 0.731 माइनस 0 क्यों, बिकॉज वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, माइनस 0.0591 अपॉन n में चेक कर लेता हूं इसमें, फिर मैं वही करूंगा, रिएक्शन लिखूंगा NO3 माइनस से NH3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव। मैं एक बार चेक कर लेता हूं ये NH2 है या NH3 है,
वो मुझे चेक करना है, तो वो मैं चेक कर लेता हूं क्या है वो, NH3 ही है, ठीक है, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें ना नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन ये बैलेंस है, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब अपन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे थे, इधर एक था, मैंने 2 और बैलेंस कर लिया है। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 8H+ लिखना पड़ेगा। अगर 8H+ आप लिखोगे तो मैं कहूंगा भाई देखो इसमें 8H+ हुए ना, तो यहाँ पर 7H+ बचे, ये +7 बच गया, इधर +1 है, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता हूं, ये 6 हो गया। तो इसमें इनका वैल्यू 6 है, इसमें इनका वैल्यू 1 था, तो लॉग ऑफ इसमें अपने पास था 1/, क्योंकि बाकी सब तो 1 है ना कंसंट्रेशन, ये H+ टू द पावर ऑफ 2 था, इसमें H+ आ गया मेरे पास, दैट इज 1/H+ टू द पावर ऑफ 8। अब अपन से क्या पूछा है, H+ बताओ जिसमें ये दोनों